अध्याय 11 जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य। ईसा पूर्व 6वीं सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक उपयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के नए औजारों और उपकरणों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस फाजिल अनाज को बटोर सकता था। यह फाजिल अनाज उन शहरों को भी मिल सकता था जो ईसा पूर्व 6वीं-5वीं सदियों में उदित हुए थे। इन भौतिक लाभों के कारण किसानों का अपनी जमीन से चिपक जाना स्वाभाविक था। साथ ही वे अपने पड़ोस के क्षेत्रों में भी जमीन हड़प कर फैलने लगे। शहरों को अपने कार्यकलाप का आधार बनाकर राज्यों को खड़े होते देख लोगों में प्रादेशिक भावना प्रबल हुई। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अपने जनपद या स्वयं संबद्ध भूभाग के प्रति हो गई। महाजनपद। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते थे। इनमें अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती, ये 4 शायद अधिक शक्तिशाली थे। पूरब से शुरू करने पर पहले अंग जनपद था, जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले पड़ते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी, चंपा, जहाँ ईसा पूर्व 6वीं सदी से आबादी होने के कारण प्रमाण मिलते हैं। यहाँ 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग का मिट्टी का किला मिला है। अंततोगत्वा अंग जनपद को पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने में मिला लिया। मगध में आधुनिक पटना और गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। यह अपने समय का सबसे प्रमुख राज्य बन गया। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। यह 8 जनों का संघ था। इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। इनकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाढ़ नामक गांव से की जाती है। पुराण वैशाली का अधिक प्राचीन नगरी बताते हैं, परंतु पुरातत्व के अनुसार बसाढ़ की स्थापना ईसा पूर्व 6वीं सदी से पहले नहीं हुई थी। इसके पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। राजघाट में की गई खुदाई से पता चलता है कि सबसे पुराना वास वहाँ लगभग 500 ईसा पूर्व का था और उस समय नगर मिट्टी के बांध से घिरा हुआ था। जान पड़ता है कि आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कोसल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कोसल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर के सहेत महत स्थान से की जाती है। खुदाई से जानकारी मिली है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में यहाँ कोई बड़ी बस्ती नहीं थी, लेकिन हम वहाँ मिट्टी के किले की शुरुआत पाते हैं। कोसल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी, जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है, परंतु उत्खनन से पता चलता है कि 500 ईसा पूर्व के पहले यहाँ आबादी नाम मात्र की थी। कोसल में शाक्यों का कपिलवस्तु का राज्य भी शामिल था। कपिलवस्तु राजधानी की पहचान बस्ती जिले के पिपरहवा स्थान से की गई है। पिपरहवा 500 ईसा पूर्व के पहले आबाद नहीं दिखाई पड़ता है। शाक्यों की दूसरी राजधानी पिपरहवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। अशोक के अभिलेख में इसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहा गया है। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में बुद्ध का जन्म हुआ और यहाँ उनका लालन पालन हुआ। कोसल के पड़ोस में मल्लों का गणराज्य था। इसकी सीमा वज्जी राज्य की उत्तरी सीमा से जुड़ी हुई थी। मल्लों की राजधानी कुशीनारा में थी, जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। इसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आकर बसे थे। उन्होंने कौशाम्बी को इसलिए पसंद किया कि वह स्थल गंगा यमुना के संगम के नज़दीक था। जैसा कि उत्खननों से पता चलता है, ईसा पूर्व 5वीं सदी में राजधानी कौशाम्बी की मिट्टी से किलेबंदी की गई थी। हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीन पूर्व पंचाल जनपदों के अस्तित्व का भी पता है, परंतु उत्तर वैदिक काल की तरह अब उनका राजनीतिक महत्व नहीं रह गया था। अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के 2 भाग थे। उत्तर भारत की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण भारत की राजधानी महिष्मती। उत्खननों से पता चलता है कि ये दोनों नगर ईसा पूर्व 6वीं सदी से महत्व प्राप्त करते गए और अंततोगत्वा उज्जैन ने महिष्मती को पछाड़ दिया। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ और इसकी मजबूत किलेबंदी की गई। ईसा पूर्व 6वीं सदी के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास इन राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्षों का इतिहास है। अंततः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वह हर्यक कुल का था तथा बुद्ध का समकालीन था। उसके द्वारा विजय और विस्तार की शुरू की गई नीति अशोक की कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई।
बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। उसके साथ दहेज में प्राप्त काशी ग्राम से उसे 1 लाख की आय होती थी। इससे पता चलता है कि राजस्व सिक्कों में वसूल किया जाता था। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। इससे यह संभव हो गया कि वह दूसरे राज्यों के साथ निपट सके। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया, और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और इस प्रकार मगध राज्य को पश्चिमी और उत्तर की ओर फैलने का मौका और मार्ग प्रशस्त हो गया। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। इसके राजा चंड प्रद्योत महासेन की बिंबिसार से लड़ाई हुई, किंतु दोनों ने अंत में दोस्त बन जाना ही उपयुक्त समझा। बाद में जब प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया तो बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। गंधार के राजा के साथ हुई युद्ध में प्रद्योत को विजय नहीं मिली थी, किंतु गंधार के इसी राजा ने बिंबिसार के पास एक पत्र और दूत मंडल भेजा था। इस प्रकार विजय और कूटनीति से बिंबिसार ने मगध को ईसा पूर्व 6वीं सदी में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया। बताया जाता है कि उसके राज्य में 80,000 गांव थे, पर यह संख्या अतिरंजित मालूम पड़ती है। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे। यह स्थल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उनके खुले भागों को पत्थरों की दीवारों से चारों ओर घेर दिया गया था। इस तरह राजगीर अभेद्य दुर्ग हो गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक 52 साल शासन किया। इसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। उसके शासनकाल में बिंबिसार राजकुल का वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। उसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी और तीसरी के लिए तैयारियां की। अपने समूचे शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति से काम लिया। इस कारण काशी और कौशल ने मिलकर उसका मुकाबला किया। मगध और कौशल के बीच लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई। कौशल नरेश को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने और अपने जमाई को काशी सौंपकर सुलह करने के लिए विवश होना पड़ा। अजातशत्रु ने रिश्तेदारी का कोई लिहाज नहीं किया। यद्यपि उसकी माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया। बहाना यह ढूंढा गया कि लिच्छवी कौशल के मित्र हैं। इसने लिच्छवी में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा और अंत में उन पर हमला करके उन्हें हराया और उनके स्वातंत्र्य को नष्ट कर डाला। वैशाली को नष्ट करने में उसे 16 साल का लंबा अरसा लगा। अंत में उसे इसलिए सफलता मिली कि उसने पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। इससे युद्ध के लोगों को बड़ी संख्या में मारा जा सकता था। इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध के साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था और अब वे मगध पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। इसी खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की। किलेबंदी की दीवारों के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं, परंतु अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती को मगध पर हमला करने का अवसर नहीं मिला। अजातशत्रु के बाद उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। उसके शासन की महत्वपूर्ण घटना यह है कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इसका कारण यह था कि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र भाग में पड़ता था। मगध का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। पटना की स्थिति, जैसा कि आगे पता चलेगा, सामरिक दृष्टि से बड़े महत्व की है। उदयन के बाद शिशुनागों के वंश का शासन शुरू हुआ। वे राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली ले गए। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, की शक्ति को तोड़ देना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया। इसके बाद अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत समय तक बना रहा। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर ने, जो उस समय पंजाब पर हमला कर चुका था, पूर्व की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। नंदों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया। विजय स्मारक के रूप में वे कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाए थे। ये सभी बातें महापद्मनंद के शासनकाल में घटित हुई। उसने अपने को एक राट कहा है। जान पड़ता है कि उसने न केवल कलिंग पर कब्जा किया, बल्कि उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले कौशल को भी हथिया लिया। नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख पदाती
20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी थे। इतनी विशाल सेना का रखरखाव अच्छी खासी प्रभावी कर संग्रह प्रणाली द्वारा ही संभव है। जो भी हो, नंदों पर चढ़ाई करने की सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई। बाद के नंद शासक दुर्बल और अलोकप्रिय सिद्ध हुए। उनके शासन के स्थान पर मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। मगध की सफलता के कारण मौर्यों के उत्थान के पहले की 2 सदियों में मगध के साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा। इस काल में भारत में सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे कई साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से हुई थी। इन्होंने अच्छे या बुरे हर उपाय से अपने राज्यों का विस्तार किया और उन्हें मजबूत बनाया, परंतु मगध के विस्तार का यही एक कारण नहीं था। कुछ और महत्वपूर्ण कारण भी थे। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बड़ी उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थे। समृद्ध लौह खनिज के भंडार समीप ही सुविधा उपलब्ध होने के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करा सके। उनके विरुद्ध ऐसे हथियार आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते थे। लोहे की खानें पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिलती हैं, जो उज्जैन राजधानी वाले अवंती राज्य से अधिक दूर नहीं थी। 500 ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन में निश्चय ही लोहे को गलाने और तपाकर ढालने का भी काम होता था। वहाँ के लोहार संभवतः बहुत अच्छी किस्म के हथियार तैयार करते थे। यही कारण है कि उत्तर भारत की प्रभुता के लिए अवंती और मगध के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। उज्जैन पर कब्जा करने में मगध को लगभग 100 साल का समय लगा। मगध के लिए कुछ और भी अनुकूल परिस्थितियां थीं। मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि के परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थीं। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद्य था। तोपों का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। उन दिनों राजगीर जैसे दुर्गों को तोड़ना आसान काम नहीं था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में मगध के शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। केंद्र भाग में स्थित इस स्थल के साथ सभी दिशाओं से संचार संबंध स्थापित किए जा सकते थे। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था और पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी भी गंगा से मिलती थी। प्राक औद्योगिक दिनों में जब यातायात में बड़ी कठिनाइयाँ थीं, नदी मार्गों को पकड़ कर ही सेना उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूरब की ओर आगे बढ़ती थी। इसके अलावा लगभग चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पाटलिपुत्र की स्थिति अवैध हो गई थी। सोन और गंगा इसे पश्चिम और उत्तर की ओर से घेरे हुए थी, तो पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही मायने में एक जल दुर्ग था। उन दिनों इस नगर पर कब्जा करना आसान नहीं था। मगध राज्य मध्य गंगा के मैदान के मध्य में पड़ता था। इस परम उर्वरक प्रदेश से जंगल साफ हो चुके थे, भारी वर्षा होती थी, इसलिए सिंचाई के बिना भी इलाके को उत्पादक बनाया जा सकता था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। परिणामतः यहाँ के किसान काफ़ी अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास अनाज बचता था। शासक कर के रूप में इस फाजिल उपज को एकत्र कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से भी लाभ उठाया। पूर्वोत्तर भारत में व्यापार वाणिज्य की वृद्धि के कारण शासक अब वाणिज्य वस्तुओं पर चुंगी लगा सकते थे और इस प्रकार अपनी सेना के खर्च के लिए धन एकत्र कर सकते थे। सैनिक संगठन के मामले में मगध को एक खास सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6,000 हाथी थे। दुर्गों को भेदने में तथा सड़कों से और अन्य यातायात सुविधाओं से रहित प्रदेशों में और कछारी क्षेत्रों में कूच करने में हाथियों का इस्तेमाल किया जा सकता था। अंत में यह उल्लेखनीय है कि मगध का समाज रूढ़ि विरोधी था। कट्टर ब्राह्मण यहाँ बसे हुए किरात और मगध लोगों को निम्न कोटि के समझते थे, परंतु वैदिक लोगों के आगमन से यहाँ जातियों का सुखद मिश्रण हुआ। चूँकि इस प्रदेश का वैदिकीकरण हाल ही में हुआ था, इसलिए पूर्व काल से ही वैदिक प्रभाव में आए हुए राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार के लिए उत्साह अधिक था। इन्हीं सब कारणों से मगध दूसरे राज्यों को हराने में और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ।